शाम ढलने को थी। अपने घर का दरवाजा खोलकर अवनी घर में दाखिल हुई तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स की भरमार थी और चेहरे पर ऐसी चमक मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। भीतर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति आर्यन ने उसे देखा तो उसकी भौहें तन गई। वह नाराज होते हुए बोला, यह सब क्या है अवनी? आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई थी। लेकिन अवनी अपनी ही खुशी में डूबी हुई थी। उसने बैग्स को टेबल पर टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे आर्यन, तुम सोच भी नहीं सकते। आज तो ऐसी शानदार सेल लगी थी कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो पता ही कहा था। मिसेज मल्होत्रा ने कल किटी पार्टी में बताया था इस सेल के बारे में। इतनी बढ़िया ड्रेसेज और एक से एक ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कम दाम में मिल गए कि खुद को रोक ही नहीं पाई। अब यह साड़ी देखो, आधे दाम में मिली, और यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कमाल के ऑफर थे कि मना ही नहीं कर पाई। अवनी की बात सुनकर आर्य ने माथा पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी यह फिजूल खर्ची कब खत्म होगी अवनी? पहले भी समझाया था कि इन बेकार की चीजों पर पैसा मत उड़ाया करो, लेकिन समझती कहाँ हो तुम। अब तो यह तुम्हारा हर बार का काम बन गया है। पति की डांट सुनकर अवनी का उत्साह धीमा पड़ गया। उसने धीमे स्वरों में कहा, पर आर्यन, हर पार्टी में मेरी सहेलियां इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती है। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती है। सब उनकी ही तारीफ करते हैं। मुझे भी सजने संवरने का शौक है। डायमंड ज्वेलरी ना सही, कम से कम अपने पसंद के कपड़े तो खरीद सकती हूँ ना। यह सुनकर आर्यन और भड़क गया। तो अब सहेलियों की देखा देखी तुम अपना घर बर्बाद कर दोगी। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, यह सब कौन देखेगा? तुम्हें अंदाजा भी है जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की फीस कितनी बढ़ गई है? तुम्हारी यह फिजूल खर्ची मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। इस बात पर अवनी भी गुस्से में बोली, तो क्या अब मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? तभी उसका फोन बज उठा। फोन उठाते ही पिता देव कांची की आवाज आई। हेलो अवनी, बेटी कैसी हो? अवनी बोली, पिताजी आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना? पिताजी ने धीमी और थकी आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक कहाँ रहती है। कई दिनों से सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूं, पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। यह सुनते ही अवनी का दिल धक से रह गया। उसकी माँ पिछले साल ही गुजर चुकी थी और उसका कोई भाई भी नहीं था। अवनी ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। आप चाचा जी के बेटे निशांत को कहिए, वह ले जाएगा आपको डॉक्टर के पास। लेकिन देवकांत जी ने कहा, बेटी बुला तो लेता, पर निशांत तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने गया है, यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर अवनी की खुशी पल भर में गायब हो गई। उसने पिता को ढाढ़स देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इंतजाम करती हूँ। फोन करते ही उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, सुनिए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा जी के घर में भी अभी कोई नहीं है। लगता है उन्हें यहीं ले आना चाहिए। गांव में अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं। आर्यन चुप रहा। उसके मन में सिर्फ खर्चा घूमने लगा। थोड़ी चुंचुलाहट के साथ बोला, देखो अवनी, मौसम ही ऐसा है। हल्की फुल्की तबीयत खराब होना आम बात है। ऊपर से शहर का प्रदूषण, यहाँ उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और वैसे भी गांव की खुली हवा में वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। यहाँ बुलाने से बेहतर वहीं रहने दो। अवनी चुप तो हो गई, पर बेचैनी नहीं गई। अगले 2 दिनों में जब भी पिता से बात की तो हर बार आवाज और कमजोर मिली। तीसरे दिन सुबह सुबह जब उसने फोन किया तो पिता बोले, बेटी अब भी तबीयत वैसी ही है, दवाई से कोई फायदा नहीं। सोचा किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो, पर अकेले जाना मुश्किल। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। यह सुनकर अवनी का दिल भर आया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कुछ करती हूँ। फिर वह सीधा आर्यन के पास गई और बोली, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव आए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। यह सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसने कहा, अवनी, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनकी फिक्र है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए वहां जाना मुमकिन नहीं है। ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। उनसे कहो
कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ले ले। गांव में भी अब अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, उन्हें वहीं इलाज करवाने दो। यह सुनकर अवनी चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने चली गई। अवनी के रसोई में जाने के बाद आर्यन ने अखबार को जल्दबाजी में टेबल पर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, हद हो गई। इसके पिता तो रोज ही बीमार हुए रहते हैं, हर दूसरे दिन फोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाने जाते रहें? अगर तबीयत खराब है तो अपने आप ही डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं चले जाते? हर बार हमें क्यों परेशान करते हैं? इनके कहने पर अवनी भी उन्हें यहाँ लाने की रट लगा लेती है या फिर मुझे वहाँ चलने को कहती है। अरे, अगर वह बीमार है तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने ठेका ले रखा है इसके पिताजी का? कुछ देर बाद नाश्ता करके आर्यन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद अवनी घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अवनी ने जल्दी से हाथ पोंछे और दरवाजा खोला। सामने उनके किराएदार निशा खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। भाभी जी, आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, सोचा आपके लिए भी कुछ ले आऊं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी ने फीकी मुस्कुराहट के साथ लड्डू ले लिए और थैंक यू कहा, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब थी। निशा उसकी उदासी तोड़ते हुए बोली, भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही है। अवनी ने उदासी भरे चेहरे से कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर निशा चिंतित हो गई। क्या हुआ उन्हें? अवनी ने कहा, क्या बताऊं, डायबिटीज के मरीज तो वे पहले से ही हैं, अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने आर्यन से कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ है। यह सुनकर निशा ने सहानुभूति से कहा, भाभी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय निशा का पति परसुन बाजार से लौट आया। उसे देखते ही निशा बोली, अरे परसुन, आप सही समय पर आ गए। देखिए ना, भाभी जी कितनी परेशान है, इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। परसुन ने बात सुनी और तुरंत बोला, अरे तो इसमें क्या परेशानी है? निशा, तुम भाभी जी के साथ चले जाओ, मैं आप दोनों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ। यह सुनकर अवनी चौंक गई और झिझकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। इस पर परसुन मुस्कुराया और बोला, भाभी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अंकल वहाँ परेशान हो रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है, तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम तो एक ही परिवार की तरह हैं, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? ईशा ने बड़े स्नेह से कहा, हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। परसुन हम दोनों को छोड़ देगा। अवनी ने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में राहत महसूस की। परसुन ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और कहा, तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं, देर करना ठीक नहीं होगा। अवनी ने निशा और परसुन का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी मदद वहां से मिलती है जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते। गाड़ी में बैठी हुई अवनी ने मन ही मन यही सोचा। गांव पहुंचने के बाद परसुन ने अवनी के पिता देवकांत जी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, यह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से लौटने के बाद अवनी 2 दिन के लिए अपने पिता के पास रुक गई। परसुन और निशा ने जाते हुए कहा, भाभी जी, अगर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो तुरंत बताइए, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। तीसरे दिन अवनी गांव से लौटकर घर आई तो शाम के 7 बज रहे थे। थकी हुई वह अंदर आते ही सोफे पर बैठ गई। आर्यन ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। अवनी को देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो पिताजी की तबीयत कैसी है अब? अवनी ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, अब ठीक है, उनका शुगर लेवल ज्यादा हो गया था, खाने में परहेज भी तो नहीं करते। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस की भागदौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, सालों से जो उनका कोर्ट केस चल रहा था, उनका फैसला उनके हक में आया है। यह सुनकर आर्यन तुरंत चौंक गया। केस?
कौन सा केस? अवनी बोली। अरे वही, उनकी जमीन का केस याद है ना, जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वह केस जीत लिया। आर्यन के हाथ से चाय का कप लगभग गिर ही गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह थोड़ा झुकते हुए बोला, क्या? वही जमीन जो हाईवे के साथ लगती है? अवनी ने सहजता से कहा, हाँ वही जमीन। आर्यन ने हैरानी से कहा, बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों में है। अवनी बोली, उसकी कीमत करीब 5 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने का सोच रहे हैं। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर अचानक किसी खजाने की चाबी मिलने जैसी चमक आ गई। उसके चेहरे पर उत्साह और खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कहा कि वह इस पैसे का क्या करेंगे? अवनी ने कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। और वैसे भी जब शरीर ही साथ ना दे तो पैसा भी किस काम का? यह सुनकर आर्य ने चाय का कप रखते हुए गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, बात तो सही है। ऐसे बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आखिर यह संपत्ति उनकी मेहनत की है। आर्यन के दिमाग में जैसे खलबली सी मच गई। दिखाने को भले ही वह सामान्य बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन हो उठा था कि कहीं अवनी के चाचा का बेटा निशांत उसके ससुर को अपने पक्ष में करके जमीन हथिया न ले। आखिर अवनी अपने पिता देवकांत की इकलौती बेटी थी और उस जमीन पर हमारा ही हक बनता है। मन ही मन वह सोचता जा रहा था। रात को जब अवनी रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो आर्यन लैपटॉप लिए बैठा था। अवनी ने देखा उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। बिस्तर पर बैठते हुए उसने तकिया ठीक किया और बोली, किस विचार में खोए हैं? लैपटॉप का काम हो गया है तो उसे बंद करके सो जाइए ना। इस पर आर्यन बोला, अवनी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें अकेले वहां छोड़ना सही नहीं है? आखिर वह हमारे बड़े हैं। हमारा कर्तव्य है उनका ध्यान रखना। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि चलकर उनसे मिल आते हैं, पर तुम्हें ऑफिस का काम ज्यादा जरूरी लग रहा था। अवनी बोली, अरे, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी खराब है। अब मैं आकर बता रही हूँ। वैसे तो आपने खुद कहा था कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। शहर की हवा में इतना प्रदूषण है कि अच्छा भला इंसान भी बीमार हो जाए। फिर उनका दिल यहाँ लगेगा या नहीं, कौन जाने। इस पर आर्यन बोला, आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन ध्यान रखेगा? क्यों दूसरों पर निर्भर रहे? मैं कहता हूँ उन्हें यहीं ले आते हैं। अवनी की बात में दम लगा। उसने सोचा, हाँ, यहाँ रहेंगे तो नजर के सामने भी रहेंगे और पूरी देखभाल भी हो पाएगी। आर्यन बोला, अवनी, तुम कल उन्हें फोन कर देना कि हम इस रविवार को उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब अवनी की आंख खुली तो उसने देखा कि आर्यन पहले से ही तैयार बैठा था। यह देखकर अवनी चौंक गई। उसने पूछा, आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इस पर आर्यन बोला, नहीं अवनी, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैंने छुट्टी ले ली है। आज हम आज ही गांव जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी को लेने। अवनी बोली, पर हम तो रविवार को जाने वाले थे, आज अचानक क्यों? आर्यन बोला, जितनी जल्दी उतना बेहतर। सेहत का सवाल है और मैं किसी तरह से की देरी या लापरवाही नहीं कर सकता। और अवनी, तुम्हारा चाचा का बेटा निशांत कैसा चालाक है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता की जमीन आसानी से अपने कब्जे में कर लेगा और हम इधर बैठे रह जाएंगे। अवनी ने सोचा, हाँ, निशांत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसने पिताजी देवकांत को फोन किया, पर देवकांत बोले, बेटी, क्यों परेशान हो? मेरी तबीयत अब ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। अवनी ने कहा, पिताजी यहाँ रहोगे तो आपकी बेहतर देखभाल हो पाएगी। तभी आर्य ने फोन हाथ में लेकर अधिकार से कहा, पिताजी, अब बहस नहीं, हम आ जा रहे हैं, यह तय हो चुका है। देवकांत हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे बेटा, कितना ख्याल रखते हो। पर सच में यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल मेरे लिए बेहतर है। पर आर्यन बोला, पिताजी, आप नहीं जानते अवनी और मुझे आपकी कितनी चिंता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को भी संतोष मिलेगा। अवनी आपकी इकलौती बेटी है, उसका फर्ज है आपका ध्यान रखना। अगर आपकी जगह मेरे पिता होते तो क्या मैं उनके लिए ऐसा नहीं करता? इतनी दलीलों के बाद देवकांत को मानना पड़ा। शाम को अवनी और आर्यन उन्हें लेकर
वापस शहर पहुंचे। घर पर किराएदार निशा ने गेट खोला और बोली, बहुत अच्छा किया भाभी, अंकल जी को यहाँ ले आए। देवकांत के आने के बाद घर का माहौल अच्छे दिनों जैसा लगने लगा। अवनी सुबह नाश्ता बनाती और आर्यन शाम को ऑफिस से आकर उनके साथ बैठकर बातें करता। कुछ दिनों में एक शाम चाय पीते हुए आर्यन बोला, पिताजी, सच कहूँ तो आपके यहाँ आ जाने के बाद घर में रौनक आ गई। ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस एक बात है जो परेशान करती है। देवकांत ने पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? आर्यन बोला, हाँ पिताजी, घर थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त आते हैं तो उन्हें इस घर में लाने में शर्म आती है। आजकल लोग बड़े घरों में रहते हैं। अगर यह घर किसी अच्छी सोसाइटी में होता तो बात और होती। अगर नया घर लेना हो तो बड़ी रकम चाहिए। देवकांत बोले, हाँ बेटा, खर्चे बढ़ गए हैं, पर इसमें चिंता की क्या बात है? आर्यन बोला, बात करोड़ों की है पिताजी। देवकांत बोले, मेरे पास जो है वह तुम्हारा ही है। गांव की जमीन बेचकर जो मिलेगा वह तुम्हारे और अवनी के लिए ही है, उसमें लगा दो। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर छिपी खुशी साफ दिखी। अगले दिन से अवनी और आर्यन बड़े बड़े घर देखने लगे। एक आलीशान मकान तय हो गया और एडवांस देने की तैयारी होने लगी। शुरू में अवनी और आर्यन देवकांत का खूब ध्यान रखते, पर बाद में लापरवाही बढ़ने लगी। एक दिन देवकांत आंगन में चारपाई पर बैठे जोर से खांस रहे थे। अवनी बाहर आई और बोली, पिताजी, दवाई समय पर नहीं खाई? देवकांत बोले, नहीं बेटा, दवाई खत्म हो गई। आर्यन ने से कहा था, शायद भूल गया। तभी आर्यन आया और बोला, माफ करना पिताजी, ऑफिस का काम बहुत था। देवकांत बोले, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पर आर्यन ने कहा, अभी डॉक्टर का समय नहीं है, हमें बैंक जाना है, मकान की डील पक्की करनी है, शाम को दवाई ले आऊंगा। देवकांत बोले, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर अवनी बोली, हम जल्दी आ जाएंगे, और दोनों बैंक निकल गए। देवकांत अकेले खांसते रहे। तभी किराएदार निशा नीचे आई और बोले, अंकल जी, आपकी हालत खराब है, भैया और भाभी कहाँ हैं? देवकांत बोले, बैंक गए हैं। निशा ने अपने पति परसुन को बुलाया। उसने इनहेल लाकर दिया और बोला, अंकल, डॉक्टर के पास चलना जरूरी है। देवकांत बोले, बेटा, इसकी क्या जरूरत है? पर परसुन बोला, आप हमें गैर क्यों समझते हैं? हम भी आपके बच्चों जैसे हैं। और वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। देवकांत ने दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। बेटी दामाद के घर रहते हुए हर दिन देवकांत का समय बिना देखभाल के बीत रहा था, जबकि अवनी और आर्यन अपनी दुनिया में मस्त थे। जब भी देवकांत जी किसी काम के लिए आर्यन से कहते तो वह हमेशा टाल देता। पिताजी, अभी समय नहीं है, कल ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा। यह जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब देवकांत जी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अवनी भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वह या तो किसी किटी पार्टी में रहती या शॉपिंग में। घर पर होती तो फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती। आज सुबह के 11 बज रहे थे। यूं तो अवनी आर्यन के ऑफिस जाने के बाद अपने पिता को नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज वह अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। देवकांत जी ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज दी, अवनी बेटी, नाश्ता दे दो। अवनी अंदर फोन पर बात करने में मस्त थी। तुझे पता है हमने जो नया घर लिया है वह कितना शानदार है। एक एक चीज मेरी पसंद की है। किटी पार्टी में जितनी भी लेडीज खुद को हाई सोसाइटी की समझती है, सब की सब मेरा घर देखकर झल बुन जाएगी। देवकांत जी ने फिर आवाज लगाई, बेटी, सुन रही हो? लेकिन अवनी की बातों में वह आवाज कहीं खो गई। देवकांत जी बाहर आंगन में लेटे हुए थे, इसीलिए उनकी आवाज ऊपर तक जा रही थी। किराएदार निशा उनकी आवाज सुनकर बाहर आई। नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया? नहीं बेटी, अवनी को कह रहा था, शायद वह व्यस्त है। निशा ने अपने किचन से थाली में नाश्ता परोसा और उनके पास ले आए। अंकल, अब आप यह खाइए। और आपकी दवाई कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर होगी, ला दोगी तो ले लूंगा। निशा ने तुरंत दवाई लाकर दी और पानी का गिलास थमाया। देवकांत जी ने भावुक होकर कहा, बेटी, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अक्सर परसुन भी देवकांत जी के पास थोड़ी देर बैठ जाता था, उनका हालचाल पूछ लेता था। अब वो दवाई खत्म होने पर देवकांत जी परसुन को ही फोन करके दवाई मंगवा लिया करते थे, और परसुन के मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में
दवाई के पैसे जबरदस्ती थमा देते थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। आर्यन और अवनी अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने का बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन नजदीक था आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम जब आर्यन घर लौटा तो अवनी झूमते हुए बोली, सुनिए, अब हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भी लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी बहुत शानदार होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, मेरी सहेलियां जब घर देखने आएगी तो सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तो है अवनी। वैसे तुम्हारे पिताजी को जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उनमें से हम तो सिर्फ 1.5 करोड़ का ही घर खरीद रहे हैं। बाकी के पैसे अभी भी बच रहे हैं। उन्हीं पैसों से हम एक लग्जरी गाड़ी और आरामदायक फर्नीचर खरीद सकते हैं। अवनी ने खुशी खुशी हामी भरी। वैसे भी पिताजी इस उम्र में करेंगे क्या इतने पैसों का? उन्हें तो बस घर में आराम करना है, हम सब संभाल लेंगे। वहीं 2 दिनों से देवकांत जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका दिल भारी महसूस हो रहा था, सांस लेने में कठिनाई थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब जमीन की रजिस्ट्री का काम होना था। अवनी और आर्यन दोनों ही उत्साहित थे। आर्यन ने कहा, पिताजी जल्दी कीजिए, आज जमीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। देवकांत जी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल भारी भारी सा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह सुनकर आर्यन के मन में गुस्सा उभरा, लेकिन उसने उसे दबाते हुए कहा, पिताजी आज जाना जरूरी है, नहीं तो रजिस्ट्री की डेट आगे टल जाएगी और जब तक जमीन की रजिस्ट्री होकर पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हमारे नए घर का काम भी अटक जाएगा। अवनी ने भी कहा, हाँ पिताजी, आज तो जाना बहुत जरूरी है और वैसे भी आपको तो गाड़ी में बैठकर ही जाना है, आपको कुछ नहीं करना। सारा काम हो जाने के बाद डॉक्टर के पास ले चलेंगे। देवकांत जी ने दुखी होकर कहा, बेटी मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब तो मुझसे उठने तक की हिम्मत नहीं है। फिर भी आर्यन और अवनी ने जिद पकड़ी और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। दोनों कचहरी के लिए निकले। थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। लेकिन समय बढ़ता गया और वह दोनों वापस नहीं आए। देवकांत जी का दम घुट रहा था। उन्होंने 1-2 बार फोन किया, लेकिन हर बार जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर डॉक्टर के पास ले चलेंगे। देवकांत जी की हालत बिगड़ती जा रही थी, हिम्मत टूटने लगी थी। किसी तरह साहस जुटाकर उन्होंने परसुन को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी, परसुन बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है, मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। यह सुनते ही परसुन हड़बड़ा गया, तुरंत ऑफिस से निकला और वहां पहुंचा। देवकांत जी की हालत सच में बहुत खराब थी। वह उन्हें अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच शुरू की। उधर जब आर्यन और अवनी कचहरी से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। देवकांत जी गाड़ी में नहीं थे। फोन लगाया तो फोन बंद। उन्हें चिंता से अधिक यह भय था कि अगर आज पैसे हाथ न आए तो नए घर की रजिस्ट्री में देर हो जाएगी। तभी आर्यन के फोन पर परसुन का कॉल आया। उसने सारी बात बताई और अस्पताल आने को कहा। यह सुनते ही आर्यन गुस्से में चिल्लाया, परसुन, तुम साबित क्या करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर हीरो बनना चाहते हो? परसुन ने कहा, अंकल की हालत इतनी खराब थी कि एक पल की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? आर्यन अब बरसों बाद देश में आ चुका था। हाँ, परवाह है, सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा पूरा काम बनते बनते रह गया। तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। इधर अस्पताल में जांच के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर परसुन हैरान रह गया। देवकांत जी को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद देवकांत जी अस्पताल से घर लौट आए थे। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, किंतु जब तक अस्पताल में रहे परसुन और निशा ने ही उनकी देखभाल की, क्योंकि आर्यन को तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि देवकांत जी को पूरी देखभाल और आराम की आवश्यकता है, परंतु अवनी और आर्यन के लिए यह सब केवल सुनने की बातें थी।
उनके दिमाग में सिर्फ उनका नया मकान और उससे जुड़े काम ही घूम रहे थे। देवकांत जी के घर आने के बाद परसुन और निशा ने कोई और मकान किराए पर लेकर वहां से जाने का निर्णय कर लिया था। उधर रजिस्ट्री की तारीख खिसक जाने के कारण आर्यन के चेहरे पर हर समय खींच और चिड़चिड़ापन छाया रहता। कुछ दिनों बाद रजिस्ट्री की तारीख निश्चित हुई तो आर्यन ने कहा, पिताजी, अब हर हाल में यह काम निपटाना है। इस बार कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अवनी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। देवकांत जी ने इन दोनों का व्यवहार देखकर काफी देर तक सोच विचार में डूबे रहे, पर अब उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही दिनों में जमीन की रजिस्ट्री हो गई। घर पहुंचकर देवकांत जी ने आर्यन और अवनी को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है कि जमीन से प्राप्त रकम से मैं 3 करोड़ रुपए मैं तुम्हारे मकान के लिए दे दूं, बाकी मेरे पास ही रहेंगे। यह सुनते ही आर्यन ने तुरंत कहा, लेकिन पिताजी, हमें तो मकान के लिए फर्नीचर, इंटीरियर और एक लग्जरी गाड़ी भी चाहिए थी। यह सब भी इसी रकम से होना था। देवकांत जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया। यह पैसे मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके कमाए हैं। इन पैसों का क्या करना है यह मुझे ही तय करने दो तो बेहतर है। तभी वहां परसुन और निशा भी आए। आपने बुलाया था अंकल जी? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया था। बेटो, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। देवकांत जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, हर पल अपनी बेटी और परिवार की खुशियों के लिए जिया हूँ, लेकिन अब जिंदगी के इस पड़ाव पर खड़ा हूँ जहाँ आंखें चाहे धुंधली हो जाए पर रिश्तों का सच और झूठ बहुत साफ दिखाई देने लगता है। जमीन बेचकर जो 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए उनमें से 3 करोड़ मैंने अवनी और आर्यन के मकान के लिए दे दिए हैं। बाकी बचे हुए 2 करोड़ के लिए मैंने फैसला कर लिया है और यह फैसला अंतिम है। यह सुनकर आर्यन बेचैन हो उठा, लेकिन पिताजी, वह पैसे तो हमारे भविष्य के लिए थे। अभी बहुत से काम बाकी है। मकान। तभी देवकांत जी ने हाथ उठाकर उसकी बात रोक दी। आर्यन, तुम्हारी जरूरतों को भी जानता हूँ और तुम्हारी नीयत को भी। जितना बन पाया मैंने कर दिया। अब बाकी के पैसों को मैं अपने पास रखूंगा। एक पिता भला बेटी के घर पर कब तक रहेगा? इसलिए मैंने फैसला किया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अवनी ने चौंक कर कहा, लेकिन पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? देवकांत जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं गांव में नहीं जाऊंगा। मैंने तय किया है कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी परसुन और निशा के साथ बिताऊंगा। मेरे कोई बेटा और बहू तो नहीं थे, पर इन दोनों ने बेटा बहू की तरह सेवा की है। यह सुनते ही परसुन और निशा की आंखों में आंसू आ गए। देवकांत जी ने आगे कहा, इन दोनों ने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं पैसे से तो नहीं उतार सकता। फिर भी मैंने फैसला किया है कि जमीन से प्राप्त बचे 2 करोड़ अब इनके ही होंगे। ये लोग अब किराए के घर में नहीं बल्कि अपने खुद के घर में रहेंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद गांव वाला मकान भी इन दोनों के नाम होगा। जल्द ही मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। यह सुनकर परसुन ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात है, पर कृपया पैसों को मत लाइए। हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। परसुन की बात सुनकर देवकांत जी का हृदय भीग गया, लेकिन अपना निर्णय वह बदलने वाले नहीं थे। आर्यन और अवनी के चेहरे पर जैसे कालिक पुत गई। विरोध करने की कोशिश की, परंतु देवकांत जी की सख्त आवाज ने उन्हें चुप करा दिया। आर्यन, अवनी, तुम यह नहीं समझ पाए कि रिश्ते पैसे से खरीदे नहीं जाते। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब परसों ने सहारा दिया और निशा ने बेटी की तरह सेवा की। यह पैसे अब इनके ही है और इस पर अब कोई बहस नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवकांत जी अपना सामान पैक करने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? क्या देवकांत जी ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।